हेलो फ्रेंड्स, इनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सेट नंबर देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है जो एडुटेरिया की है। इसमें देखिएगा कि 50 प्रश्न देखने को मिलेगा जिनका भी पेपर बिहार एसआई का लगा हुआ है, बिहार एसआई का या बिहार एसएससी ले लीजिए या एईडीओ ले लीजिए, जिनका भी पेपर लगा हुआ है यहाँ से 50 क्वेश्चन का मैक्सिमम प्रैक्टिस कम समय में कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको इस चैनल पर देखिएगा तो करंट अफेयर्स का भी सेशन मिलता है, साथ में लूसेंट का भी सेशन शुरू किए हैं जो 4 वीडियो इस पर अपलोड कर दिया गया है, 5वां वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न में देखिएगा। पहला प्रश्न में कहा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। प्रश्न में कहा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ये अलग जो किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा किसी भी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? बोला है संविधान के किस आर्टिकल के तहत संसद के द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 275 के तहत अनुदान किसी भी राज्य को दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। जीएसटी से कौन सा अधिनियम आया था? आपको भी पता है कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था, ये जीएसटी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन 2016 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। इसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल अब तक के कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। बोला गया है कि लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो याद रखिएगा कि अभी जो बढ़ाया गया है मात्र 1 बार बढ़ाया गया है। तो 1 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकसभा का कार्यकाल ऐसे देखिएगा तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है, लेकिन 1 बार इसको 6 साल के लिए बढ़ाया जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल जिसे देखिएगा, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उस केस में या राष्ट्रीय आपातकाल के केस में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के केस में 1 आध साल बढ़ाया जा सकता है। तो अभी 6 साल के लिए कौन सा? तो 1 बार बढ़ाया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। जिसे राज्यसभा का अगर बात करिएगा तो राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार जो होता है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने की कर सकता है। जिसे राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में हो सकता है। यही है राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में अगर न्यायिक सक्रियता का अगर बात करिएगा तो न्यायिक सक्रियता है जो जनहित याचिका से संबंधित है, जनहित याचिका से संबंधित है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो जनहित याचिका से संबंधित है। याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि संविधान के अंतर्गत जन, स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आता है। जिसे संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य का अगर बात करेगा, जन स्वास्थ्य हो गया, और स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसकी? तो माफ करिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जिसे केंद्र सूची होता है जो संसद इस पर कानून बनाता है या केंद्र सरकार बनाता है। समवर्ती सूची देखिएगा तो राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों इस पर
जो इस पर सूची तैयार कर सकता है। राज्य सूची होता है जो स्पेशल राज्य के संबंधित हो गया, जैसे कि जन स्वास्थ्य या स्वच्छता पर किसी पर भी अगर कानून बनाना रहेगा तो कौन बनाएगा, तो राज्य सूची बनाएगा, या राज्य सूची में इसको कंसीडर किया गया है। मतलब राज्य सरकार इस पर देखिएगा, इस पर राज्य सरकार बनाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची देखेगा तो राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों बनाएगा, और केंद्र सूची पर सेंट्रल सरकार बनाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, एक सेकंड, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत के महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है। महान्यवादी के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य दिया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो बात सही है कि इनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो ये भी सही है कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। सिंपल समझिएगा कि अटॉर्नी जनरल का अगर बात करेगा महान्यवादी का, तो महान्यवादी एक देखिएगा तो एक वकील का काम करता है जो सरकार की तरफ से कोई भी जो वकालत करने का काम करता है, लड़ने का काम करता है। इसको ये भी अधिकार है कि किसी को भी वकालत कर सकता है, लेकिन ये सरकार के खिलाफ नहीं कर सकता है। तो ये है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो जलांगी नदी का अगर बात करिएगा तो जलांगी नदी जो है वो हुगली नदी की सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का अगर बात करिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो गुजरती है आर्कटिक सागर से भी गुजरती है, चुक्की सागर से भी गुजरती है और बेरिंग स्टेट से भी गुजरती है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर और बेरिंग स्टेट तीनों से होकर ये गुजरती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का अगर बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो किलाऊ हो जाएगा। तो कौन सा होगा, तो किलाऊ हो जाएगा जो विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। लेकिन अगर भारत का बोलेगा तो बैरन द्वीप जो होता है या बैरन होता है जो सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत का है। लेकिन विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का अगर बात करेगा तो किलाऊ ज्वालामुखी हो जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 50 प्रश्न दिया गया है और हम सोच रहे हैं कि कम समय में आपको फास्ट रिवीजन के लिए तौर पर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। इसे बोला गया है कि एक झरने दिया गया है, दूसरा संबंधित देश दिया गया है। इसमें बोला गया है कि तुगेला झरना कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि तुगेला झरना होता है जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। फिर बोलेगा युम्बेला झरना कहाँ पड़ता है, तो पेरू में पड़ता है। फिर ब्राउन फॉल्स बोलेगा तो न्यूजीलैंड में पड़ता है। फिर हैरिसन बेसिन फॉल्स बोलेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। तो हैरिसन बोलेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राउन बोलेगा तो न्यूजीलैंड हो गया, युम्बेला बोलेगा तो पेरू में हो गया और तुगेला बोलेगा तो साउथ अफ्रीका में हो गया। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी हो जाएगा। तो इसी हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बौने ग्रह का तो देखिएगा कि बौना ग्रह सिरियस किसके मध्य स्थित होता है। तो अगर हम बौना ग्रह की अगर बात करते हैं तो बौना ग्रह जो पाया जाता है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाया जाता है। तो बौना ग्रह किसके बीच में पाया जाता है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि दक्षिण गोलार्ध, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। प्रश्न में कहा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के
कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार रहने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल महासागरीय विस्तार रहने के कारण इसका क्या होता है? तो टेढ़ी मेढ़ी होता है। तो प्रश्न में बनेगा कि दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो विशाल महासागर विस्तार होने के कारण, विशाल महासागरीय विस्तार होने के कारण हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो याद रखेगा कि मानव की कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो याद रखेगा जलवायु से सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है वो कृषि होता है। कौन सा होता है? तो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित जो होता है वो कृषि होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो याद रखेगा कि वृष्टि छाया का अगर बात करिएगा तो वृष्टि जो छाया होता है वो पर्वतीय वर्षा से संबंधित है, पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। तो प्रश्न सीधा बनेगा कि वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। अगले प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन हो गया, मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो मिजोरम को जाना जाता है। मो से मिजोरम या सीधे कर सकते हैं कि मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिजोरम को जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है प्रसिद्ध रूर कोयला, अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो अगर रूर कोयला क्षेत्र का अगर बात करेगा तो रूर कोयला क्षेत्र होता है जो जर्मनी में स्थित है। तो प्रश्न बनेगा कि रूर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। फिर मोलेसिस बेसिन किस नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो R37 का अगर बात करिएगा तो R37 जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा है जो किस नदी पर बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है? जैसे ऋग्वैदिक काल के बारे में सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है, मतलब कौन सा कथन है जो गलती दिया गया है? इसमें देखिएगा कि इसमें कहा गया है कि इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी। तो बाल विवाह इस काल में प्रचलित नहीं थी। फिर बोला इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। तो ये सही कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल देखिएगा तो संयुक्त परिवार की प्रथा है जो प्रचलित मिलता है। फिर यह समाज एक पितृ सत्तात्मक था। तो ये भी सही कहा गया है कि यह समाज पितृ सत्तात्मक था। तो ये भी सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, ये काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो अगर हम बात करते हैं भगवान महावीर की, तो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी का अगर बात करेगा तो याद रखेगा कि जमाली थे। कौन थे? तो जमाली जो प्रथम अनुयायी के काम किए थे। तो प्रश्न बनता है कि भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी के रूप में कौन काम किए थे? तो जमाली काम किए थे। फिर निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरा पथ था? बोला गया है निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला, कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरा पथ था, व्यापार मार्ग उत्तरा पथ था। तो व्यापार मार्ग उत्तरा पथ का अगर बात करिएगा तो ये कहाँ से कहाँ जाने वाला था? तो तक्षशिला से राजगीर जाने वाला था। तक्षशिला से राजगीर जाने वाले को व्यापार मार्ग उत्तरा पथ कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरा पथ था? तो तक्षशिला से राजगीर जाने वाला था, तक्षशिला से राजगीर जाने वाला था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को सेनापति कौन था? अगर हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो स्कंद था। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो स्कंद था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो स्कंद था। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था और गौरी का हार हुआ था। फिर बोला किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? याद रखेगा कि किस मुगल शासक के समय, अगर प्रश्न बनेगा कि किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था, तो याद रखेगा जो सतनामी विद्रोह हुआ था वो औरंगजेब के समय हुआ था। कौन सा? तो मुगल शासक औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। तो प्रश्न सीधा डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सतनामी विद्रोह किनके या किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो औरंगजेब के समय हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। औरंगजेब के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि औरंगजेब ने जो देखिएगा तो अंग्रेज पर भी जजिया कर लगा दिया था। अंग्रेज पर भी जजिया कर लगा दिया था। कौन? तो औरंगजेब लगा दिया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? बोला गया है कि किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा श्वेत विद्रोह जो हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। तो प्रश्न बनेगा कि किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर साइमन कमीशन के द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखेगा कि साइमन कमीशन का अगर बात करेगा तो इसका गठन जो हुआ था वो 1927 में हुआ था, लेकिन भारत कब पहुंचा था? तो 1928 में पहुंचा था। इसमें जितने भी साइमन कमीशन में मेंबर थे वो क्या थे? तो अंग्रेज के थे। तो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो याद रखेगा साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 1930 में प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो अगर अखिल भारतीय की अगर बात करेगा तो अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद ने किए थे। तो याद रखेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सभा के सत्र की अध्यक्षता कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद ने किए थे। फिर बोला है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो अगर हम सदिश राशि का अगर बात करेंगे तो सदिश राशि में वेग आता है। सदिश राशि में कौन होता है? वेग होता है, क्योंकि इसका साथ परिमाण के साथ साथ दिशा का भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए सदिश राशि होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर में देखिएगा। 30 नंबर में कहा गया है कि तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अगर तार का प्रतिरोध का बात करिएगा तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो रो एल बाई ए होता है। या डायरेक्ट बराबर भी लिख सकते हैं। एक सेकंड, इसे आर का अगर बात करिएगा तो देखिएगा आर जो होता है वो रो एल वाई ए होता है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई का होता है और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया के होता है। अब बोला है कि तार के प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात होता है? तो अगर व्युत्क्रम अनुपात का अगर बात करेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। देखिएगा किसका है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। जैसे एक तार ले लीजिएगा, एक तार के देखिएगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसी को ये क्षेत्रफल दिया गया है और ए बराबर क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि बल के संदर्भ में असत्य कथन चयन करना है। अगर हम बात करते हैं बल के बारे में, एक सेकंड, इसे अगर प्रश्न में अगर पूछा गया है कि बल के संदर्भ में कौन सा है जो असत्य कथन है, याद रखिएगा कि एक ही दिशा में लगाए गए बल जोड़े में होते हैं। जिसे कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल जो होता है वो जोड़े में लगता है। तो वही बोला गया है कि एक ही दिशा में लगाए गए बल होता है जो जोड़े में होता है, तो ये
सही कहा गया है। फिर विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणाम बल सदैव शून्य होता है, तो ये गलत कहा गया है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, तो ये गलत कहा गया है। फिर बोला है एक बल दूसरे से बड़ा और छोटा या बराबर हो सकता है, तो ये भी सही है कि एक बल है जो दूसरे से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। फिर बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो देखिए बल एक सदिश राशि है। बल एक कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। और सदिश राशि में क्या कहा जाता है, परिमाण और दिशा दोनों का जिक्र किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणाम बल सदैव शून्य होता है, ये गलत कहा गया है। ठीक है, बाकी सब सही कहा गया है कि बल जुड़वा में होता है। एक बल दूसरे बल छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बोला गया है बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं बायोगैस का, तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत होता है 55.8%। याद रखिएगा कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है, तो 55.8% मीथेन का प्रतिशत होता है। फिर बोलता है काओलिन निम्न में से किसका यस्क है। अगर बात करिएगा काओलिन का, तो काओलिन किसका यस्क है, तो याद रखिएगा ये एल्युमिनियम का यस्क है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट भी होता है और काओलिन भी होता है। तो याद रखिएगा कि काओलिन निम्न में से किसका यस्क है, तो एल्युमिनियम का यस्क है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। बोला गया है कि धुआं में अगर हम बात करते हैं, तो धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला, किसको, तो आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो याद रखिएगा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। कौन सा, तो प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है जो आंखों को प्रभावित करता है। तो प्रश्न यही बनेगा कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है, तो प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यकृत के द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं यकृत की, तो आपको पता है कि जिसे एक फिगर हम रफली बना देते हैं कि जिसे देखिएगा तो ये मुख गुहा हो गया, ये क्या हो गया, मुख गुहा हो गया। और इस हिसाब से देखिएगा तो ये जो पहुंच क्या हो जाएगा, इसे ये देखिएगा छोटी आंत हो गया। और यही देखिएगा तो पाइप की साइड से इस हिसाब से क्या लगा हुआ रहता है, तो यकृत का सिर यहाँ लटका हुआ रहता है। तो ये हो गया यकृत। अब ये बताइए कि यहाँ पित्त बनता, पित्त जाता है, तो यहाँ क्या होता है, पित्ताशय रहता है, यहाँ जमा होता है। तो प्रश्न बोला गया है कि यकृत के द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं कहा गया है। कौन सा कथन सही नहीं कहा गया है, तो बोला गया है कि पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। बोला गया है कि पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। तो यही पॉइंट गलत कहा गया है, लिपिडों के लिए पाचक के लिए एंजाइम नहीं होते हैं। पित्त वसाओं को पाचकीकरण में सहायता करता है, 100% सही है, क्योंकि यहाँ से जो पित्त निकलता है और यहाँ से जो वसा आता है उसको तोड़ने का पहला स्टेज में यही तोड़ता है। तो पित्त का पाचकीकरण का भी काम करता है। फिर पित्त है जो आमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थों को पीएच को उदासीन कर देता है, ये भी सहायक है, क्योंकि आपको पता है कि पेट आमाशय में देखिएगा तो HCl पाया जाता है और ये अम्लीय हो गया। तो अम्लियों को उदासीन करने का काम कौन करता है, तो पित्त ही काम करता है। फिर आगे देखिएगा कि पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है, ये पहला पॉइंट भी सही कहा गया है। और यह अग्नाशय से एंजाइम की क्रिया को प्रेरित करता है, तो ये भी सही कहा गया है कि पित्त है जो खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है और अग्नाशय एंजाइम की क्रिया को प्रेरित करता है। तो इस हिसाब से गलत जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी ये तीनों जो देखिएगा ये तीनों सही कहा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि नई कोशिका का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि नई कोशिका का अगर बात करेगा तो नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। अब याद रखिएगा कि एक पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक था।
पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने बात कहा था कि कभी भी नई कोशिका का निर्माण एक पहले कोशिका से या पुरानी कोशिका से ही जनरेट होगा। तो नई कोशिका का निर्माण होगा वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होगा। तो इस हिसाब से ये कौन बोला था? तो पुरकिंजे साहब ने कहा था। पुरकिंजे ने कहा था कि पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका ईंधन भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कोशिका ईंधन का, तो आपको भी पता है कि कोशिका के ईंधन को ग्लूकोज के रूप में हम यूज करते हैं। तो कोशिका ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का उपयोग हम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके रूप में? तो ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। फिर बोला कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय भाषा का, तो इसमें से कौन सा है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो बांग्ला होता है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी देखिएगा तो तमिल भी एक शास्त्रीय भाषा है, मलयालम भी एक शास्त्रीय भाषा है, संस्कृति भी एक शास्त्रीय भाषा है, लेकिन बांग्ला हो गया जो शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन जो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग होता है जो संवैधानिक निकाय नहीं है। फिर देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार का अगर बात करिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार का, तो ये भी एक संवैधानिक निकाय में नहीं आता है। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अगर बात करेगा तो एक संवैधानिक निकाय है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अगर बात करेगा तो ये भी एक संवैधानिक निकाय है। तो प्रश्न में बना था कि कौन है जो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, एक राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, और दूसरा देखिएगा तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया। ये दोनों देखिएगा तो एक संवैधानिक में नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग देखिएगा, ये भी संवैधानिक निकाय में आता है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी देखिएगा तो ये भी संवैधानिक निकाय में आता है। तो याद रखिएगा 3 और 4 आता है, बाकी 2 राष्ट्रीय महिला आयोग बोले या राष्ट्रीय मानवाधिकार बोले, ये संवैधानिक निकाय में नहीं आता है। अगले प्रश्न देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य है जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में कौन सा अभयारण्य स्थित नहीं है। तो मुदुमलाई बोलेगा तो तमिलनाडु में स्थित है, मुदुमलाई तमिलनाडु में स्थित है। फिर बोलता है वेदांतगल भी बोलेगा तो तमिलनाडु में स्थित है, वेदांतगल भी बोलेगा तो तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी भी बोलेगा तो तमिलनाडु में स्थित है। प्राम्बिकुलम देखिएगा तो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। याद रखिएगा कि एक केरला में स्थित है। कहाँ? तो केरला में स्थित है। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्राम्बिकुलम हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा कहा गया है कि किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। मतलब किस वर्ष उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया था। तो ओडिशा किया गया था 2011 में। याद रखिएगा कि पहले नाम इसका क्या था? उड़ीसा नाम था, इसको चेंज करके ओडिशा कर दिया गया। तो कब किया गया था? तो 2011 में किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, बोला क्या है? कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कि इसका लेखक कौन सा है? तो शशि शेखर वेम्पति है, शशि शेखर वेम्पति है। और पुस्तक का नाम क्या है? तो कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न का अगर हम बात करते हैं तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि महाकाली संधि या पेंचेश्वर बांध समझौता किन 2 देशों से संबंधित है। जैसे महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर बांध का अगर बात करेगा तो ये दोनों है जो भारत और नेपाल से संबंधित है। याद रखेगा कि भारत और नेपाल से कौन कौन सा है? तो महाकाली संधि हो गया या पंचेश्वर बांध किसके साथ समझौता हुआ था? तो भारत और नेपाल के साथ समझौता हुआ था। फिर देखिएगा कि भारत में पहली बार पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी। तो प्रश्न बनेगा कि भारत में पहली पशुधन गणना, पशु के गणना जो हुआ था या पशुधन गणना किस वर्ष हुआ था? तो 1919 से 20 में हुआ था। याद रखिएगा 1919 से 20 में पशुधन गणना की गई थी। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का अगर बात करिएगा तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। फिर विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो ये विश्व में प्रसिद्ध भी है और कौन सा? तो मथानिया मिर्च। तो अगर मथानिया मिर्च का अगर बात करिएगा तो मथानिया मिर्च है जो राजस्थान से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि मथानिया मिर्च किससे संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है और ये विश्व में प्रसिद्ध भी है। तो प्रश्न बनेगा कि विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है, मथानिया मिर्च हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन पोलो के बारे में तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय हुआ था? तो हैदराबाद को विलय हुआ था, क्योंकि हैदराबाद मिलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यहाँ क्या चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा चलाया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था। तीन बोला निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? इसे कानून भोपाल गैस त्रासदी का अगर बात करेगा तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन सा ऐसा कानून है जो तुरंत लागू कर दिया गया था? तो किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को गैस त्रासदी के बाद तुरंत इसको लागू कर दिया गया था। तो प्रश्न बनेगा कि कौन सा कानून है जो भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न का अगर हम बात करते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है, तो समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन का अगर बात करिएगा तो ये एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में होता है। एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न देखिएगा 50 नंबर का। 50 नंबर में कहा गया है कि 1955 में हुए बांडुंग, कौन सा? तो 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो एक कहाँ हुआ था? एशिया और अफ्रीका से, एशिया और अफ्रीका से 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो प्रश्न बनेगा कि 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन कहाँ? इंडोनेशिया में। तो हुए बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो कहाँ कहाँ से था? तो एशिया और अफ्रीका से था। कहाँ से? तो एशिया और अफ्रीका से लोग थे। तो याद रखिएगा कि 1955 में कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। और इंडोनेशिया में कहाँ? तो बांडुंग सम्मेलन हुआ था। इसको नाम क्या था? तो बांडुंग सम्मेलन नाम था, बांडुंग सम्मेलन नाम था, जो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। और कहाँ से लोग जुड़े हुए थे? तो एशिया से जुड़े हुए थे और अफ्रीका से जुड़े हुए थे। कितने देश थे? तो 29 देश थे। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया और अफ्रीका से थे। अब आगे देखिएगा, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है कुषाण वंश के बारे में, एक नज़र इसको भी हम देख लेते हैं। देखिएगा, कुषाण वंश के संस्थापक का अगर बात करिएगा तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कडफिसेस थे, कुजुल
कड फीसेस थे जो कुषाण वंश के क्या थे तो संस्थापक थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा का अगर बात करिएगा तो कनिष्क था। तो प्रश्न बनेगा कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो कनिष्क था। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे तो कुजुल कडफिसेस थे। तो संस्थापक हो गए कुजुल कडफिसेस और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछेगा तो कनिष्क था। फिर इसके प्रारंभिक राजधानी का अगर बात करेगा तो पुरुषपुर, कहाँ तो पुरुषपुर, और द्वितीय राजधानी का अगर बात करेगा तो मथुरा हो गया। तो याद रखिएगा कि कुषाण वंश का प्रथम राजधानी पुरुषपुर था और द्वितीय राजधानी का अगर बात करेगा तो मथुरा था। दूसरा राजधानी कहाँ था तो मथुरा था। अगले प्रश्न में देखिएगा आगे हम बात करते हैं तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जिसे 78 ईस्वी में अगर बात करिएगा तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार ने प्रयोग कर रहा है। जिसे शक संवत कैलेंडर जो देखिएगा वो इसी का उपयोग किया जा रहा है और किसके द्वारा तो कनिष्क के द्वारा ही किया गया था 78 ईस्वी में। फिर इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। याद रखिएगा कि चरक है जो आयुर्वेद के विद्वान थे जिसने चरक संहिता की भी रचना किया था। तो प्रश्न बन सकता है कि आयुर्वेद के एक विद्वान चरक रहते थे जो किसके दरबार में रहते थे तो याद रखिएगा कि कनिष्क कहिए या कुषाण वंश के दरबार में रहते थे। और कौन सी पुस्तक की रचना किया था तो चरक संहिता की भी रचना किया था। फिर देखिएगा बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की जो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। तो बुद्ध चरित्र की भी रचना कौन किया था तो अश्वघोष ने किया था। कौन किया था तो अश्वघोष ने किया था। और किसके दरबार में रहता था तो कनिष्क के दरबार में रहता था। एक तो चरक रहता था जो चरक संहिता लिखा था, एक अश्वघोष रहता था जो बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखा था। फिर आगे देखिएगा आगे कहा गया है कि गांधार शैली मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। तो गांधार शैली बोल दे या मथुरा शैली बोल दे, इसका भी सर्वाधिक विकास देखिएगा तो कनिष्क के शासन काल में ही इसका विकास हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का भी प्रारंभ कनिष्क ने ही करवाया था। तो प्रश्न बनेगा कि रेशम मार्ग का प्रारंभ कौन करवाया था तो कनिष्क ने ही करवाया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति देखिएगा तो कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो प्रश्न ये भी बनेगा कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में ही कुंडल वन कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो इस हिसाब से ये भी लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा तो आगे हम देखते हैं बोला गया है कि कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बोलेगा कि किस वंश के समय हुआ था तो कुषाण वंश के समय ही हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वस्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। किसमें हुआ था तो वस्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो कुषाण वंश के समय ही हुआ था। तो प्रश्न बनेगा कि कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वस्तुकला के क्षेत्र में ही हुआ था। फिर कुषाणों ने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था। तो प्रश्न ये भी बनेगा कि सोने की शुद्ध सिक्के कौन जारी किया था तो कुषाणों ने जारी किया था। कनिष्क के द्वारा धर्म के महायान संप्रदाय के भी अनुयायी था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। याद रखिए बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में टूटा था जिसमें महायान के अनुयायी कौन थे तो कनिष्क भी थे। महायान के अनुयायी कौन थे कनिष्क थे। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुआ। कुषाण वंश के अंतिम शासक बोलेगा तो वासुदेव था। तो याद रखिएगा कि कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे तो वासुदेव था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मृत्यु 102 ईस्वी में हुआ था। महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। शुद्ध सिक्के चलवाया था। सोना के शुद्ध सिक्के कौन चलाया था कुषाणों ने चलवाया था। वास्तुकला का क्षेत्र में भी विकास हुआ था। सर्वाधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल के समय में। और बोलेगा कि कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। दोस्त इस हिसाब से हम एक सेट नंबर देखेगा तो इस सेट नंबर हम 32 सेट नंबर देख लीजिएगा। एक सेकंड देखिएगा
सीट नंबर अगर बात करिएगा तो सीट नंबर 32 को हम एनालिसिस करवाए हैं और इसमें कम समय में आपको 35 से 37 मिनट में हम करवा दिए हैं, क्योंकि अगर लंबा एनालिसिस अगर करते तो ये 1.5 घंटा का वीडियो बन सकता था। तो इस हिसाब से आपको 30 से 35 मिनट में हर एक सेट को करीब 150 प्लस सेट इसमें दिया गया है। तो 150 सेट हम करवाने का प्रयास करेंगे। जिनका भी पेपर लगा हुआ 18 जनवरी का दरोगा हो या AETO हो या बिहार SSC CGL हो या बिहार SSC इंटरमीडिएट हो, सारे के लिए फायदेमंद है। तो चलिए इस सेशन यहीं तक रखते हैं। ये सेशन देखने के लिए धन्यवाद।